जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री का अब अंतिम पड़ाव जैसा कि दोस्तों हम सभी केमिस्ट्री के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तो आज दोस्तों मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से दोस्तों 140 क्वेश्चन इस टॉपिक में दिया गया है। तो मिसलेनियस में क्या है दोस्तों कि जितने भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों टॉपिक, वो सारे टॉपिक का इसमें क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। सारे टॉपिक का क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा, जिसमें से सारे कॉन्सेप्ट को हम पहले कर चुके हैं। अब सिर्फ इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे। यानी कि दोस्तों ये क्या है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है सिर्फ, क्योंकि कंसेप्ट जितना सीखना था हम लोगों ने सारे को सीख चुके हैं। ये मिसलेनियस यानी कि इसमें से सारा का सारा मिक्स क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्राणी या तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का अर्थ क्या हो गया हमारा, कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन से संबंधित जितने भी तत्व होंगे, जितने भी तत्व जैसे कि CH2C2H6, ये सारे यानी कि जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे या हाइड्रोकार्बन होंगे, वो क्या होगा, एक जीवित प्रणाली यानी कि जीवित प्रणाली के भीतर ही होंगे। जीवित प्रणाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, या तो पेड़ पौधे में होगा या तो जानवरों में होगा, वो जानवरों में होगा या तो मनुष्य में भी हो सकता है। तो ये उसके भीतर ही बन सकता है। तो ये कथन जिसने कहा था वो कौन थे, साइंटिस्ट वोहलर थे। कौन थे, वोहलर थे। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अवघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। तो फेरस सल्फेट दोस्तों यानी कि FeSO4, जब हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इसमें हीट सप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, टूटता है। तो ये टूटता कब है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों सी नंबर में क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर सोडियम सल्फाइड की बात करें तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, Na2S होता है। हमारा क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया। और सोडियम सल्फाइड के साथ यहाँ पे दोस्तों यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या डाला जाता है, HCl अम्ल डाला जाता है। तो जब दोस्तों यहाँ पे HCl अम्ल डाला जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो NaCl हमारा प्राप्त होगा। क्या होगा, ये NaCl, यहाँ से Na और यहाँ पे Cl, NaCl प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो बच जाएगा हमारा यहाँ पे O प्राप्त होगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो सल्फर का होता है कंपाउंड, वो क्या करता है, गंध, उसमें गंध ज्यादा देता है। क्या होता है, गंध या तो दुर्गंध उसमें ज्यादा देता है। तो वो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न करता है जो दुर्गंध युक्त गैस होती है। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है, बंद श्रृंखला से बनती है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जिसमें से देखा तो हम लोगों ने दोस्तों जो C6H12 यानी कि जो कार्बन साइक्लोहेक्सेन देखा था दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन, जो कि हमारा क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। और C6H6 ये हमारा क्या है, बेंजीन का सूत्र है। क्या है, बेंजीन का सूत्र है, जो क्या करता है, एक वलय के रूप में या तो चक्र के रूप में निर्माण करता है। चक्र के रूप में क्या करता है, ये निर्माण करता है। जैसे कि देखिए 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन को हम लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक साइक्लिक चक्र के रूप में ये निर्माण करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, अगर बेंजीन होगा तो एक एक हाइड्रोजन सब में लेगा। क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन सब में लेगा। साथ ही साथ क्या होगा, अल्टरनेट में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारा एक चक्रीय या तो वलीय रूप में हो गया। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कार्बन की श्रृंखला होगा वो बंद आकृति का बनाएगा। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है। द्विपरमाणु का अर्थ क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा क्या गैस है। और गैस जितने भी होता है वो क्या होता है, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। क्या क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है।
फ्री स्टेट में गैस नहीं पाए जाने के कारण ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन खुद मिला करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिला करके ये N2 बनाता है, क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार क्लोरीन की बात करें तो ClCl करके Cl2 गैस बनाता है। क्योंकि ये दोस्तों जितने भी गैस होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और हर कोई चाहता है कि उसका या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट स्टेट पूरा हो जाए। तो अपना डुप्लेट और ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए वो खुद से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से वो फ्री स्टेट में आता है। तो वो H2 पाया जाएगा और N2 पाया जाएगा और Cl2 पाया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हीलियम की बात करें तो हीलियम की जो संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, जिसका जो है डुप्लेट क्या है, पहले से पूरा है। तो जब इसका डुप्लेट पूरा है तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि अक्रिय गैस में आता है, अक्रिय गैस में आता है। तो ये बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो द्विपरमाणुक नहीं बल्कि एक परमाणुक है। क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है तो ये एक परमाणुक है, यहाँ पे दो है तो द्विपरमाणुक, दो है तो द्विपरमाणुक, तीन है तो त्रिपरमाणुक। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समाधान श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कार्बन के समान, जिस प्रकार कार्बन जो है श्रृंखला बनाता है, जिस प्रकार दोस्तों कार्बन 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 से क्या करता है, श्रृंखला बनाता है, कार्बन कार्बन से श्रृंखला बनाता है, उसी प्रकार जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन वो भी क्या करता है दोस्तों, ये सिलिकॉन के कार्बन के जैसा ही चेन रिएक्शन बनाता है। क्या करता है, चेन रिएक्शन बनाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कार्बन के जैसा ही क्या करता है, चेन रिएक्शन को बनाता है। निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन की दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि देखिए इथेनॉल की बात करें तो ईथ मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी कि इसमें 2 कार्बन होगा। ग्लूकोज में दोस्तों हम क्या जानते हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CO2 होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में दोस्तों कहीं भी 3 कार्बन हमें नजर नहीं आ रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर का। तो सी नंबर का यहाँ पे बाय ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी सूत्र की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, C3H3O होता है, C3H3 वो होता है, OH होता है, क्या होता है, OH होता है। ये हमारा क्या होता है, पायरुविक अम्ल का सूत्र होता है, जिसे दोस्तों हम पायरुविक अम्ल कहते हैं। लेकिन देखिए ये 1 2 3 कार्बन है, यानी कि ये प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है, अल प्रोपेनॉल है। क्योंकि दोस्तों अम्ल का सीरीज है ये, तो OH हमारा अम्ल आता है, ये हम पहले जानते हैं। कॉपर निम्न प्रकार से शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, इक्वेशन यहाँ पे दोस्तों पहले से दिया गया है, सिर्फ हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे संतुलित न करने के अलावा डायरेक्ट हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि जिसमें हमारा क्या होगा, सारा रिएक्टेंट की तरफ का और प्रोडक्ट की तरफ का परमाणु जो समान होगा या बराबर होगा, वही हमारा क्या होगा, बैलेंस रिएक्शन होगा। क्या होगा, बैलेंस होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर, यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ पर है तो कॉपर भी यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे देखिए तो 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। यानी कि दोस्तों कॉपर हमारा दोनों तरफ क्या हो चुका है, बराबर। अब 4 हाइड्रोजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो चुका है, बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गया इधर से, अगर 4 से इधर गुना है तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन 1 बच गया दोस्तों। ऑक्सीजन को देखिए हम लोग 4 यहाँ से गुना हुआ ना, कि 4 किया 12 ऑक्सीजन हो गया। 4 ये गुना किया मतलब हाइड्रोजन से भी गुना है, नाइट्रोजन से भी गुना है, ऑक्सीजन से भी गुना है, तो 4 किया कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ हो गया। अब उत्पाद की तरफ देखते हैं, 3 दूना 6 है ऑक्सीजन यहाँ पे, और 2 2 और 2 2 दूना 4, 6 4 10 और 2 यहाँ पे 12, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या दोस्तों हो चुका है, बराबर। यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे संतुलित नजर आ रहा है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो कॉपर यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। फिर कॉपर देखिए दोस्तों, कॉपर यहाँ पे भी बराबर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा बराबर नहीं हुआ। 2 Cu हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों अब हम अगर ऑक्सीजन को देखें
ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को देखते हैं पहले दोस्तों। नाइट्रोजन कितना, 4 नाइट्रोजन इधर है, उधर 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे दोस्तों इधर से 2 और 2 4 नाइट्रोजन और 2 6 नाइट्रोजन, ये भी बराबर नहीं है। हम ये नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है इस सूत्र का। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो चूने का पानी हमारा क्या होता है दोस्तों, CaOH का हॉल 2 होता है, और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 बनाएगा, साथ ही साथ जल का कुछ अणु को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों CaCO3 हमारा क्या है, CaCO3 की बात करें तो ये हमारा क्या है, मार्बल का सूत्र होता है। क्या होता है, मार्बल का सूत्र होता है। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, ये हमारा चूना पानी हो कहलाता है, चूने का पानी कहलाता है। चूना हमारा कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट होगा। जो प्रोडक्ट होगा मार्बल का, वो भी हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। क्या होगा, व्हाइट कलर का। तो एक काला अवक्षय प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं, विलय दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूधिया का मतलब होता है व्हाइट कलर। जैसे कि दूध का कलर कैसा होता है दोस्तों, व्हाइट, तो इसीलिए दूधिया कलर यानी कि व्हाइटिश हो जाता है। ये क्या हो जाता है, व्हाइटिश। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, रासायनिक, जब हम लोगों ने दोस्तों केमिस्ट्री शुरू किया था तो एक नियम पढ़ा था दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, या तो मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन का रूल, या तो मास कंजर्वेशन का रूल। तो इसमें क्या कहता है दोस्तों कि मास को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही मास को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी कि जितना मास पहले होता है उतना ही मास क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि बाद में होना चाहिए। तो ना तो मास को हम निर्माण कर सकते हैं, ना तो मास का नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हमें इक्वेशन को संतुलित करना पड़ता है। तो स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए तो बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सही एक्सप्लेनेशन को बताता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं तरफ रखते हैं दोस्तों, तीर के बाईं तरफ, अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ, ये पहले से जानते हैं। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। रासायनिक प्रक्रिया के, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। प्रक्रिया की स्थिति का मतलब क्या होगी दोस्तों, प्रतिक्रिया या रिएक्शन का जो एक्टिविटी होता है तो उसको हम कहाँ दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पे CaCO3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हमें जब करता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमारा जो बन के आता है तो CaO बन के आता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है दोस्तों, तो ये रिलीज कब करता है, जब यहाँ पे हम हीट को दर्शाते हैं। यानी कि स्थिति मतलब क्या हो गया, स्थिति मतलब ये दर्शाता है कि ये सॉलिड में है या लिक्विड में है या गर्म है या ठंडा है। तो ये स्थिति को दर्शाने के लिए या तो हम उसके जो तीर होता है या एरो होता है उसके ऊपर दर्शाते हैं या उसके नीचे दर्शाते हैं, या तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं या तो एरो के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब ऑप्शन नंबर तीर के ऊपर और नीचे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल तीर के नीचे, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर नहीं। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं या तो नीचे, दोनों जगह पे हम लिख सकते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जलरना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हमें समीकरण चेक करना है कि संतुलित है या नहीं। तो ये हमारा दोस्तों सबसे आसान काम है, सिर्फ एटम को यानी कि गिन लेना है कि बायां तरफ जो तीर के बायां तरफ जितना होना चाहिए उतना बराबर भी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन से ही शुरू करते हैं दोस्तों। पहले कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 2 कार्बन हो गया बाएं तरफ। अब दाएं तरफ की बात करें तो इस 2 से गुना किया गया है, तो यहाँ पे भी कार्बन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि कार्बन हमारा पहला समीकरण में क्या है, बराबर है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 और 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि बाएं तरफ है तो दाएं तरफ भी 5 ऑक्सीजन होना चाहिए।
दाएं तरफ भी क्या होना चाहिए, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 से गुना किया, यहाँ पे 3, यानी कि 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1, 7 ऑक्सीजन। यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन संतुलित नहीं है, पहला क्या है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों 2 कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 5, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7 ऑक्सीजन, यानी कि ये भी हमारा संतुलित नहीं है। फिर यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, इधर कितना है, 1 कार्बन, तो इधर भी क्या है, 1 कार्बन, ऑक्सीजन यानी कि कार्बन कार्बन क्या हो गया, फिर से इसमें बराबर है। यहाँ पे 2 और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन, सॉरी 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन इधर है और 3 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, यानी कि ऑक्सीजन भी इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन में बराबर है, ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। अब हम दोस्तों सोडियम को देखते हैं, तो यहाँ पे कितना सोडियम है, 2 सोडियम और यहाँ पे 1 सोडियम, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बच गया, डी नंबर का। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं हम लोग, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर। अब यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ पे सोडियम को देखते हैं, 2 सोडियम इधर पे और 2 सोडियम इधर, यानी कि सोडियम भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 से गुना किया था, हाइड्रोजन हमारा 2 इधर हो गया और इधर भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसमें क्या है हमारा एक जो एक संतुलित समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से 3 क्या होगा, सही होगा, एक जो होगा वो गलत होगा। तो मिथेनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधे के पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। तो मिथेनोइक अम्ल बिल्कुल दोस्तों, जो मिथेनोइक अम्ल है जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, बिच्छुओं द्वारा, इसे हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि जो चींटी होता है, क्या होता है, जो चींटी होता है या तो बिच्छू होता है या तो बिरनी होता है, बिरनी होता है या तो जो ततैया होता है, ये सारे के सारे जो होता है दोस्तों, जब भी ये काटता है तो ये क्या करता है, मिथेनोइक अम्ल को रिलीज करता है। क्या करता है, मिथेनोइक एसिड को रिलीज करता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है। सिरके में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। जो सिरके होता है उसमें हमारा क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। सिरके में जो हमारा पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। दांतों की सड़न सड़न सॉरी दोस्तों मिस्टाइपिंग, यहाँ पे सड़न क्या होगा, यहाँ पे सड़न होगा तब शुरू होती है जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है। इसके भी बारे में हम लोग दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब चौथा कथन को देखते हैं दोस्तों, मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों को विघटन करके क्षार उत्पन्न करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंह में हमारा जो होता है दोस्तों एसिटिक बना रहता है, क्या होता है, एसिडिक बना होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल गलत ऑप्शन कहा गया है। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, डी नंबर हमारा किस में दिया गया है, डी नंबर जो है बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक डी नंबर का गलत कथन कहा गया है। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक डैश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या सबसे पहला क्वेश्चन जो देखा दोस्तों आज का, कि जो कार्बन के जैसा ही श्रृंखला बनाता है, क्या करता है, कार्बन जिस प्रकार से श्रृंखला या सीरीज में कार्बन श्रृंखला यानी कि श्रृंखला में रिएक्शन करता है, उसी प्रकार सिलिकॉन भी क्या करता है दोस्तों, श्रृंखला के रूप में ये रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन दोस्तों जो कार्बन होता है, कार्बन तो कम रिएक्शन होता है, यानी कि जो कार्बन की बात करें तो वो लेस रिएक्टिव होता है। कार्बन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, सिलिकॉन जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होता है। तो अति अभिक्रियाशील, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। तो ये दोस्तों हम सब भली बात ही जानते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन 4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है, क्योंकि यह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, कार्बन की बात करें तो ये देखिए, कार्बन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन की 72 कक्षा में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना होता है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन लूज करेगा, या तो इस 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना, इसमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी का खर्च हो जाएगा। क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर सकता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, जल्द से जल्द आयन को अपना बनाने में असमर्थ होता है, यानी कि ये यौगिक जल्दी से नहीं बना पाता है, यानी कि सॉरी ये ऑक्टेट अपना पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। तो क्योंकि यह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, नहीं दोस्तों, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में संकेत AQ का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिसकी इसके बारे में हम पहले बता चुके थे दोस्तों, कि जो AQ होता है, यहाँ पे जो AQ दिया जाता है, इसका मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस। एक्वस मतलब होता है दोस्तों जलीय अवस्था, यानी कि क्या होता है, वो जलीय अवस्था होता है। क्या होता है, जलीय। और कहीं कहीं दोस्तों S लिखा होता है, इसका मतलब होता है सॉलिड। और कहीं कहीं पे दोस्तों यहाँ पे DIL लिखा होता है, इसका मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें डेंसिटी उसका कम, डेंसिटी क्या होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, डाइल्यूट। और CONC इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, गाढ़ा। या तो डेंसिटी जिसका क्या होता है, ज्यादा होता है, ये क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। डाइल्यूट मतलब कम गाढ़ा, और कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, अधिक गाढ़ा। तो यहाँ पे AQ का अर्थ क्या है दोस्तों, AQ हमारे यहाँ पे दर्शाता है क्या, जलीय अवस्था, यानी कि एक्वस। एक्वस यहाँ पे क्या होगा, AQ का मतलब दोस्तों एक्वस। तो एक्वस की बात करें दोस्तों, तो AQUEOUS ये क्या होता है, एक्वस होता है, जो जलीय अवस्था को दर्शाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, वो अगर क्लोरोफॉर्म के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है, CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3 होता है। मीथेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम जैसा देखें, तो मीथेन की बात करें, मीथेन मतलब क्या होता है, मीथ मतलब एक होता है। तो मीथेन की फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH4 होता है, जिसमें 1 कार्बन होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। एथेनॉल में 3 कार्बन होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ईथ मतलब क्या होता है, 2 होता है। ईथ मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो जिसमें हमारा क्या होगा, 2 कार्बन होगा। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन की बात किया गया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन। एसिटिक अम्ल को दोस्तों यहाँ पे इथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, इथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका जिसका दोस्तों जिसमें 2 कार्बन होता है। जैसा कि ईथ मतलब क्या होता है, 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर इथेनॉल की या एसिटिक एसिड की फॉर्मूला लिखें, तो CH3COOH होगा, जिसमें देखिए 2 कार्बन यहाँ पे दर्शा रहा है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो वो हमारा दोस्तों फर्मेंटेशन या तो किण्वन कहलाता है। ये हम पहले जान चुके हैं। यानी कि दोस्तों किण्वन मतलब क्या, सड़ाना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो उस स्थिति में हम एल्कोहल बनाते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, यानी कि दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या हो दोस्तों, जब हम ठंडा वगैरह जब पीते हैं, ठंडा वगैरह जब हम पीते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है, या तो कौन सा उसमें कोल्ड ड्रिंक दोस्तों, जैसे कि ठंडा वगैरह हम पीते हैं, उसमें कौन सा कंपाउंड डाला जाता है। तो उसमें जो डाला जाता है दोस्तों, उसमें कार्बनिक एसिड डाला जाता है। क्या होता है, कार्बनिक एसिड डाला जाता है, यानी कि कार्बोनेटेड वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, उसमें कार्बनिक एसिड डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है। कार्बोनेटेड
वाटर कहा जाता है। जिसे जैसे दोस्तों थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य क्या है, अयस्क है। अन्य क्या है, अयस्क है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों जो टोटल तत्व आज तक हमारे खोज हुए हैं वो टोटल तत्व कितने हैं, 118 तत्व है। टोटल टोटल तत्व कितने हैं दोस्तों, 118 तत्व हैं। 80 हमारा क्या है, धातु है। 80 क्या है, धातु है। और जितने भी दोस्तों बात करें, अगर 7 की बात करें तो उप धातु है। 7 क्या है, उप धातु है। और बाकी जो हमारा क्या होता है, बाकी जो भी बचा होगा वो हमारा क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। तो पहला कथन क्या है, गलत है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का जो कथन कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि जितने भी अयस्क होता है दोस्तों, अयस्क मतलब क्या बात करें दोस्तों, जैसे कि एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट का मतलब क्या, Al2O3। तो ये हमारा क्या है, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, अयस्क है। ये क्या है, अयस्क है। और अयस्क की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या हो गया, अयस्क हो गया। लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, खनिज हो गया। तो क्या इसमें अयस्क होगा क्या, ये तो सिर्फ एल्युमिनियम है। लेकिन एल्युमिनियम हमारा क्या है, ये सिर्फ खनिज है। एल्युमिनियम सिर्फ हमारा क्या है, खनिज है। लेकिन इसमें अयस्क नहीं है। लेकिन ये अयस्क है, अयस्क में हमारा क्या है, खनिज होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे केवल क्या होगा, सही कथन है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल को एक डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। तो ग्लिसरॉल के बारे में दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब ग्लिसरॉल को अम्लीय वसा के साथ मिलाते हैं, ग्लिसरॉल को दोस्तों जब हम वसीय अम्ल या अम्लीय वसा के साथ, वसीय अम्ल या अम्लीय वसा के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, लिपिड बनता है। क्या बनता है, लिपिड बनता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन दोस्तों देखिए, दो कथन दिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, बिल्कुल सही दोस्तों। सोडियम की बात करें तो उसका लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है। जिससे दोस्तों यहां से एन को लिया गया है, जो हमारा क्या है, सोडियम को इंडिकेट करता है। सोडियम धातु को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे चांदी की बात करते हैं। चांदी का लेटिनियम अर्जेंटेनियम से लिया गया है, बिल्कुल सही दोस्तों। चांदी का नाम क्या है, अर्जेंटेनियम से लिया गया है। जिससे यहाँ से एजी को क्या करता है, लिया जाता है, जो चांदी का क्या है, सिंबल या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों कथन जो क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि ए और बी क्या है, दोनों सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी, देखिए दोस्तों, अगर पेट्रोल की गाड़ी की एग्जॉस्ट की बात करें तो इंजन, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इंजन के बारे में जानते हैं। इंजन जो होता है हमारा, इंजन डीजल इंजन में उसमें कितना स्ट्रोक होता है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें, हमारा बाइक की बात करें तो उसमें 4 स्ट्रोक होता है। क्या होता है, 4 स्ट्रोक होता है। तो 4 स्ट्रोक्स में दोस्तों हमारा पहला क्या होता है, सक्शन होता है। पहला क्या होता है, सक्शन होता है। फिर कंप्रेशन होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, पावर स्ट्रोक होता है। तीसरा क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। और अंतिम जो होता है वो क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फ्यूल को पहले डाला जाता है और उस फ्यूल को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से उसको दबाया जाता है। जिसे कंप्रेस करेंगे, उसमें हाई प्रेशर से कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के कारण दोस्तों उसमें चिंगारी लगता है। तो स्पार्क प्लग से क्या होता है, चिंगारी निकलता है और वहां पे क्या होता है, आग लग जाता है। पेट्रोल में क्या होता है, आग लग जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी का निर्माण होने के बाद हमारा क्या होता है, गाड़ी को जो इंजन होता है वो मूव करना शुरू करता है। इंजन क्या करता है, मूव करना शुरू करता है, एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करना शुरू करता है। और एग्जॉस्ट जो हमारा होता है दोस्तों, जब फ्यूल हमारा बर्न हो जाएगा तो बर्न करने के बाद जो धुआं हमारा, या जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो धुआं वगैरह होता है, वो जो लास्ट में निकलता है, यानी कि पोल्यूटेंट जो होता है वो एग्जॉस्ट के अंतिम स्ट्रोक में निकलता है, एग्जॉस्ट में निकलता है। तो धुआं हमारा कब निकलेगा,
जब धुआं हमारा निकलेगा दोस्तों, गाड़ी धीरे धीरे चलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूल जो है वो तेज से कंबसन नहीं हो रहा है, फ्यूल मतलब आधा अधूरा जल रहा है। तो अगर फ्यूल आधा अधूरा जल रहा है, गाड़ी मतलब धीरे चल रहा है तो फ्यूल आधा अधूरा जल रहा है, और आधा अधूरा जल रहा होगा तो धुआं हमारा क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। अगर धुआं ज्यादा निकलेगा, इसका मतलब फ्यूल हमारा कम जल रहा है। और अगर दोस्तों गाड़ी तेज चल रहा है, यानी कि एक्सीलेटर को हम ज्यादा तेज लेते हैं, तो जो अंदर का फ्यूल होता है वो पूरा का पूरा बर्न कर जाता है, जल जाता है, जिससे हमारा जो गैस निकलता है, वो गैस जो होता है वो कम पोल्यूटेंट होता है। क्या होता है, कम पोल्यूटेंट होता है, और जो गैस निकलता है वो कम प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है, कम प्रदूषण। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूनतम, यानी कि कम मात्रा में जब निकलेगा हाइड्रोकार्बन, तो कम मात्रा में कब निकलेगा, जब हमारा क्या होगा, गाड़ी तेज से चल रहा होगा, और गाड़ी तेज से जब चलेगा तो फ्यूल का जो होगा कंजप्शन, या तो जो इनफ्लेमेबल, यानी कि फ्यूल पूरा पूरी के पूरा तरीके से जल के क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और पोल्यूशन हमारा कम होगा। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त, संतृप्त मतलब जो डबल बॉन्ड बनाता है और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये हमारा क्या था, एल्कीन ग्रुप का था, और ये हमारा क्या था, एल्काइन ग्रुप का था। क्या था, एल्काइन ग्रुप का। तो ये दोस्तों इसे जब जलाया जाता है तो ये पीली लो के साथ जलता है। क्या करता है, पीली लो के साथ जलता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, जो धातु और अधातु के रूप में हमारा काम करेगा वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड होता है। वो क्या होता है, मेटलॉइड कहलाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, तो जो बिस्मथ हमारा होता है, बिस्मथ वो धातु के जैसा भी काम करता है और अधातु के जैसा भी काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर बिस्मथ की बात करें, तो बिस्मथ हमारा मुख्य रूप से क्या है, ये धातु है। मुख्य रूप से क्या है, ये धातु है। लेकिन ये धातु के जैसा भी काम करता है और अधातु के जैसा भी काम करता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, निम्न का मिलान कीजिए। अब निकेल की बात करें दोस्तों, तो निकेल हमारा क्या है, धातु है। निकेल क्या है, हमारा धातु है। निकेल धातु है। तो धातु का गुण हमारा क्या होता है, सॉलिड होगा, इससे करंट पास करेगा, इससे करंट भी पास करेगा, और इसमें क्या होगा, चमक भी होगा। धातु का ये सब क्या हमारा गुण है। तो निकेल अगर देखा जाए दोस्तों, तो रेडिएटर वाटर कूलिंग में, तो ये दोस्तों लिक्विड की बात कर रहा है। रेडिएटर वाटर कूलिंग प्रणाली ये नहीं दोस्तों, बीयरिंग गियर्स नहीं। यानी कि दोस्तों अगर निकेल की बात करें तो वो क्या होता है, कठोर होगा और संक्षारण रोधी होगा, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगा। तथा स्टील की प्लेटिंग में किया जाता है, निकेल का हमारा किया जाता है, यानी कि पहला का सी हमारा होगा। पीतल, पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों, पीतल की बात करें तो पीतल हमारा एक एलॉय है। क्या है, एलॉय है। और एलॉय जो हमारा है, पीतल हमारा क्या है दोस्तों, एलॉय है। जो हमारा क्या है, कॉपर और जिंक। पिताजी हम लोगों ने देखा था, त से तांबा और ज से जिंक, पिताजी। तो इसमें कॉपर और क्या होता है, जिंक का एलॉय है ये। तो ये है, इसको दोस्तों रेडिएटर को वाटर कूलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएटर के वाटर कूलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। अब एकमात्र क्या बच गया, सॉरी दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो तीसरा का हमारा क्या बच गया, 2 नंबर, यानी कि तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो दूसरा का बी, यानी कि बी नंबर का हो जाएगा। तीसरा का क्या होगा, बी, यानी कि पहला का सी। पहला का सी हमारा कौन सा ऑप्शन में, पहला का सी एक ही ऑप्शन में, सी नंबर का ऑप्शन। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था। देखिए दोस्तों, जो भोपाल त्रासदी था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था, लीकेज के कारण हुआ था। ये दोस्तों काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जिसको बार बार पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, ये मुंह पे याद होना चाहिए। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन क्या है, गलत है। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या दोस्तों, गलत है। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत, या तो क्या है, रॉन्ग है। गलत या तो रॉन्ग है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर हमारा पीला नहीं होता है, बल्कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले कर देता है। तो दोस्तों ये सूखा अगर की बात करें तो अगर एसिड अगर हमारा ये होता तो ये ये अगर बेस हमारा क्षार होता तो ये लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देता। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। वर्षा जल का pH 7 के करीब होता है। तो दोस्तों जो 7 के करीब होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन सोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि पानी का हमारा जल के सूत्र कितना होता है, pH मान 7 होता है। NaCl की बात करें तो इसका pH वैल्यू 7 होता है। KCl की बात करें तो इसका pH वैल्यू 7 होता है। या तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें उसका ये वाटर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी कथन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वर्षा जल जो होता है उसमें pH वैल्यू 5.5 के आसपास होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन दोस्तों अगर 5.5 है तो 5.6 के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं, केवल 4 से संबंधित कोई कथन सत्य के बारे में नहीं, त्रुटि के बारे में नहीं बताया गया है। क्या है, नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 गलत है, तो तीनों गलत नहीं, यहाँ पे चारों ऑप्शन हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र 4 कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सुगंधित ब्रेड जो होता है सुगंधित बनता है, केक भी क्या होता है, फूलता है। तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो केमिस्ट्री का जो जनक हमारा है उसे वो कौन थे हमारा, एंटोनी एंटोनी वॉन लेवोसियर था, एंटोनी वॉन एल लेवोसियर। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। यानी कि केमिस्ट्री का जनक जो थे, उन्होंने ऐसा किया था। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये कल ही हम लोगों ने देखा था दोस्तों, पिछले क्लास में ये देखा था। तो रासायनिक समीकरण, कंकाल रासायनिक समीकरण, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम स्केलेटल कंकाल स्केलेटल समीकरण कह सकते हैं। कंकाल रासायनिक समीकरण या तो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों के साथ सही रूप से मेल खाता है। तो देखिए दोस्तों, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात कहा जाता है। तो ए का हमारा क्या हो गया, पहला कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ए का क्या हो गया, पहला कथन बिल्कुल सही हो गया। परमाणु विखंडित नहीं हो सकता, ऐसा किसने कहा था। परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है, ऐसा क्या किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था। अब दोस्तों सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन क्या होता है, धनात्मक होते हैं। तो सी का हमारा क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। अब यहाँ पे एक बच गया, कौन सा, किसी तत्व ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या के समान होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा नंबर का हो जाएगा। क्या होगा दूसरा, यानी कि पहला का क्या हो गया, तीसरा, और दूसरा का क्या हो जाएगा, यानी कि बी का 1, और सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
डी का 2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ए का 3, ए का 3 हमारा 3 ऑप्शन में दिया गया है। फिर बी का 1, बी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का। तो ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु, क्या बोला गया है? गलत होगा। एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु कैसे हो सकता है दोस्तों? जैसे कि अगर हमने लिखा CH4, CH4 लिखा, तो ये क्या है? एक यौगिक है। तो इसमें क्या एक ही परमाणु हो सकता है क्या? इसमें तो 4 परमाणु हैं। तो ये हमारा यौगिक, ये यौगिक के बारे में गलत बोला गया है। एक तत्व का एक मोल, ये भी सही है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है। एक तत्व का एक परमाणु, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत कहा गया दोस्तों, ए नंबर का बिल्कुल गलत कहा गया है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों से सही रूप से मेल खाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन, देखो कैल्शियम ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन हमको क्या जानते हैं? ये हमारा बिना बुझा चुना है। कैल्शियम ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है? बिना बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड पहला का क्या हो गया? 2 हो गया। पहला का क्या हो गया? 2 हो गया। CA3P2, CA3P2। तो देखिए दोस्तों CA3P2 का मतलब CA3P2 का क्या मतलब? कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा? एक नंबर का हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? एक नंबर का हो जाएगा। क्या होगा? एक नंबर का हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो एक मोल होता है, एक मोल में क्या होता है? जितने भी एक मोल की बात करें, चाहे वह गैस की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, कुछ भी, तो एक मोल में क्या होता है? 23 लीटर के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? 23 लीटर या ग्राम हम कह सकते हैं क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल की बात करें तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक पॉइंट अंक के बाद हम दशमलव देंगे, तो 2.3 मोल, यानी कि सी का 4 यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा। डी की बात करें तो एकमात्र हमारा कौन सा बच गया? थर्ड नंबर का डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। डी का थर्ड हो जाएगा। जैसे इस संख्या को, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जो ये 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो संख्या कहलाता है, जो अवगाद्रो संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला का क्या हो गया? पहला की बात करें तो 2 नंबर, पहला का 2 नंबर हमारा किस में है? इन 3 में है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? सी नंबर कट गया। सी नंबर क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए डी का, तो डी का हमारा कौन सा है? सबसे आसान तरीका दोस्तों ऑप्शन मैच करने का, फर्स्ट और लास्ट को चेक करना चाहिए, ताकि इसी से हमें पता चल जाता है। जैसे जैसे क्या हो गया? हमारा डी का कौन सा होगा? डी का थर्ड होगा। तो डी का थर्ड हमारा किस में दिया गया है? इसमें दिया गया है। और 2 नंबर का तो पहले से कट चुका है और इसमें दिया गया है। यानी कि ये हमारा ऑप्शन छट गया। यानी कि 2 ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो चुका है। अब कौन सा बच गया? ए और डी बच गया। क्या बच गया? ए और डी बच गया। अब ए और डी में दोस्तों आप देखते हैं, सी का क्या हो गया? सी का हमारा 4 हो जाएगा। सी का क्या हो गया? 4 हो गया। सी का 4 किसमें दिया गया है? इसमें भी दिया गया, इसमें यानी कि एकमात्र ऑप्शन दोस्तों डी नंबर में ऐसा है जो मैच कर रहा है। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो देखिए दोस्तों, अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करें, यानी कि दोस्तों जो ट्यूबलाइट वगैरह होता है, ट्यूबलाइट वगैरह में जो लाइट उसके अंदर में गैस डाला जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? प्लाज्मा डाला जाता है। तो प्लाज्मा डाला जाने के कारण ही क्या होता है? उसका रंग एक विशेष कलर का होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत, परफेक्ट गैस का मतलब क्या होगा दोस्तों? परफेक्ट गैस का बात करें, जैसे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या क्या होता है? एक हमारा फॉर्मूला होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि जो आइडियल गैस जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों। परफेक्ट गैस का मतलब क्या? आइडियल गैस क्या होना चाहिए? आइडियल गैस या तो आदर्श गैस। तो आदर्श गैस का नियम हमारा तब पालन होता है जब उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है।
क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा दोस्तों तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और जैसा कि इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि पी वी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम जब हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम जब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका क्या, जब तापमान अधिक होता है दोस्तों तो उसका दाब भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पहला और तीसरा कथन बोला गया है, बिल्कुल सही बोला गया है। तो डी नंबर यानी कि बी नंबर का ऑप्शन पहला और तीसरा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य असत्य है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो संतुलित में दोस्तों ये बिल्कुल पहला कथन जो बोला गया है, बिल्कुल क्या बोला गया है, पहला कथन सत्य बोला गया है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में एक या अधिक तत्वों में परमाणुओं की संख्या असमान होता है। असंतुलित में बिल्कुल बराबर नहीं होता है, यानी कि ये भी कथन सही बोला गया है। अगर संतुलित होगा तो परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों बराबर होगा, और असंतुलित होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों संख्या बराबर नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। देखिए शुष्क बर्फ कहे जाने का इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है, देखिए दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक फेरिक प्रेशर कितना होता है, जैसे कि अभी वातावरण में हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर को माना जाता है, एक माना जाता है। नेचुरल प्रेशर को क्या माना जाता है, एक। अगर एनटीपी, तीन चीजें, एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और नॉर्मल प्रेशर की बात करें, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो 1 पास्कल माना जाता है, यानी कि एक माना जाता है प्रेशर, क्या होता है, एक माना जाता है। तो जब एटमोस्फेरिक प्रेशर एक से क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एक से कम हो जाता है, तो ये ठोस हमारा डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या तो उसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन यानी कि डायरेक्ट क्या करेगा, वो सॉलिड से गैस में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो यह शुष्क शुष्क है लेकिन ठंडी बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक है। जब दाब को एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो सी नंबर का इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है, तो सूखी बर्फ की बात करें दोस्तों तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस या सॉलिड रूप है। तो सी नंबर का इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व को अंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों अंडर एलिमेंट, अंडर एलिमेंट, तो अंडर मतलब क्या होता है, आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य, यानी कि आश्चर्य के रूप में दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आश्चर्य की बात करें तो वो हमारा टाइटेनियम तत्व को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटेनियम तत्व को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिप शॉर्ट हैंड संकेत है। तो बिल्कुल दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। जो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। हीलियम हो गया तो हीलियम को कैसे डिनोट करते हैं, एच सी से, एच ई से, यानी कि शॉर्ट हैंड से डिनोट करते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, एक या दो अक्षरों के, तो बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे कि हाइड्रोजन को हमने देखा एक है और हीलियम का कितना हो गया, दो। तो अधिक से अधिक किसी भी तत्व का सिंबल जो हो सकता है वो दो अक्षर का ही हो सकता है। क्या हो सकता है, अधिक से अधिक दो दो ही अक्षर का हो सकता है। तो ये भी कई सही है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है। ये जेम्स चैडविक के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि
तो यहाँ पे दोस्तों जो जॉन डाल्टन थे, यहाँ पे जेम्स चैडविक और जोजे थॉमसन नहीं दोस्तों, बल्कि जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन ने ही क्या किया था, इस सिंबल को डिनोट किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। और क्लोरीन का सूत्र तो Cl होता है दोस्तों। सही मिलान करें, मरकरी, सही मिलान करें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जिसके बारे में जानते हैं उसको सबसे पहले हम इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? जर्मेनियम। जर्मेनियम हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम की सेमीकंडक्टर है, यानी कि ये हमारा क्या है? मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि बी का हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। बी का क्या हो गया? 1 हो गया। अब जिसका बारे में हम जानते हैं दोस्तों, उसका सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसका क्या हो गया? बी का 1 हो गया। तो बी का 1 देखिए दोस्तों, बी का 1 ए नंबर ऑप्शन में है और डी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि 2 ऑप्शन क्या हो गया? सीधा सीधा हम लोग का कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन क्या हो गया? सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब हम दोस्तों यहाँ पे नाइक्रोम की बात करेंगे। क्या करेंगे? नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? नाइक्रोम जो होता है, हाई नाइक्रोम का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे कि अगर हीटर हो गया तो हीटर में इस्तेमाल करते हैं, या तो आयरन हो गया, हम इस्त्री करने के लिए कपड़ा करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो एक रेजिस्टेंट वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो डी का 4, तो डी का 4 इसमें भी है, डी का 4 इसमें भी है। अब हम दोस्तों यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल की बात करते हैं। तो एल्कोहल की बात करें दोस्तों, मिथाइल एल्कोहल की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है? वुड नेफ्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वुड नेफ्था के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वुड नेफ्था के रूप में, और मरकरी जो होता है वो क्या करता है? मैनोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्रेशर को अगर नापना होता है, प्रेशर टेम्परेचर को दोस्तों, तो उसको पारा का जिसे थर्मोमीटर बनाया जाता है दोस्तों, थर्मोमीटर बनाया जाता है, तो उसमें क्या डालते हैं? मरकरी डालते हैं। मरकरी डालते हैं, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। तो मरकरी क्या हो गया? हमारा मैनोमीटर के रूप में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला कथन क्या हो गया? यानी कि ए का क्या हो गया? 2, ए का 2। तो ए ऑप्शन का क्या हो गया? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम गैसोलीन। तो गैसोलीन जो हमारा होता है वो क्या होता है? पेट्रोल का फॉर्म होता है। तो जो पेट्रोल का फॉर्म होता है, यानी कि वो हमारा ईंधन होगा। तो गैसोलीन हमारा ईंधन के रूप में 1, यानी कि एस का जो हो जाएगा 1 होगा। तो एस का 1 हमारा किस में है? इन तीनों ऑप्शन में है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर की बात करेंगे। क्या करेंगे? पेट्रोलियम ईथर की बात करेंगे। पेट्रोलियम क्या करेंगे दोस्तों? ईथर की बात करेंगे। क्या करेंगे? पेट्रोलियम ईथर। तो ईथर हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? ईथर की बात करें तो या तो एस्टर दोस्तों, जो एस्टर था, एस्टर या ईथर का प्रयोग हम कहाँ करते थे? परफ्यूम बनाने में करते थे। क्या पे करते थे? परफ्यूम वगैरह बनाने में करते थे। या तो फिर उसको हम कॉस्मेटिक, यानी कि कॉस्मेटिक सामान में इस्तेमाल करते थे। यानी कि दोस्तों कॉस्मेटिक मतलब क्या? मेकिंग, मेकअप वाला सामान में। किसमें? मेकअप सामान में। यानी कि जो ईथर हमारा हो गया किसमें? 4 में हो गया। यानी कि दूसरा का 4, दूसरा का 4 इसमें एक ही नंबर ऑप्शन पे है इसमें, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर का आंसर सही आंसर हो जाएगा। और आर की बात करें तो 3, यानी कि एसल्ट कोक की बात करें तो वो छत एवं ईंधन का निर्माण करने में इस्तेमाल होता है। 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की थी? दोस्तों 2015 की बात करें दोस्तों, तो 2015 में तो जो जॉन जो थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? टेलर धातु का इस्तेमाल किया था। किसका? टेलर धातु का इस्तेमाल किया था। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम इसमें जानते हैं, पकाने की बात करें तो फलों को पकाने के लिए दोस्तों 2 चीज का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्या किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? नेचुरली पेड़ पौधे में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फल पकता है। ये हम दोस्तों बायोलॉजी में देखेंगे क्या होता है? नेचुरली पकता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अस्थिर तरल पदार्थों मिथिल एल्कोहल और एसीटोन को
अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों, अगर मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन अगर मिक्स होता है तो उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या तो आंशिक आसवन से अलग किया जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म की बात करें दोस्तों तो हम क्या जानते हैं, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH होता है। क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, CHCl3। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का इसमें Cl3 हमारा बनाना होता है तो उसमें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो देखिए दोस्तों, अगर शुद्ध पानी की बात करें या तो जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी जैसे कि जो पानी हम पीते हैं दोस्तों, तो जो पानी हम पीते हैं तो उसमें दोस्तों करंट बिल्कुल ही पास नहीं करता है। क्या होता है? करंट बिल्कुल पास नहीं करता है। हल्का फुल्का वो झटका मारता जरूर है, लेकिन करंट यानी कि अच्छा चालक नहीं होता है। तो यहाँ पे खराब सुचालक के रूप में करेगा, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा सुचालक की बात करें दोस्तों तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसे हम बैटरी के पानी के रूप में जानते हैं, या बैटरी के पानी में जो हम बैटरी में जो पानी डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसमें करंट फ्लो होता है, या तो जिसमें नमक की मात्रा, हाँ दोस्तों, करंट हमारा कब फ्लो करता है? जब पानी में जो पानी पीते हैं और उस पानी में अगर हम नमक की मात्रा को मिला देंगे तो ये नमक यानी कि NaCl क्या करेगा, Na+ और Cl- आयन में टूटता है, तब करंट पास करता है। निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, क्विक लाइम इसके बारे में हम लोगों ने जाना था दोस्तों। क्विक लाइम हम किसको बोलते थे? बिना बुझा चूना को बोलते हैं, बिना बुझा चूना को बोलते हैं। और बिना बुझा का चूना हमारा सूत्र क्या होता है, CaO होता है। यानी कि पहला का हमारा क्या हो गया, Q हो गया, ए का क्या हो गया, Q हो गया। ओ सॉरी, यानी कि पहला यानी कि ए का हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट लाइम लिखा हुआ है, सेलेक्ट लाइम, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं पहले। सेलेक्ट लाइम को हम क्या बोलते हैं, बुझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा चूना। और बुझा चूना का सूत्र जो होता है दोस्तों, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या हो गया, S नंबर, यानी कि B का S। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो ही ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए ए का आर हमारा दो ही ऑप्शन में है, बी और सी में। और बी का एस यानी कि इसमें भी मैच कर रहा है, यानी कि हमें एक कदम और आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यूरिया का तो पता नहीं, लेकिन वॉशिंग सोडा तो का तो बिल्कुल जानते हैं, Na2CO3 और लास्ट में जल का 10 अणु होता है, वो हमारा क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़ा धोने का सूत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू हो जाएगा, यानी कि डी का क्यू। तो डी का क्यू किस में है, डी का क्यू इसमें, यानी कि सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यूरिया की सूत्र की बात करें तो CO, यूरिया की सूत्र की बात करें तो CO NH का 2 और होल 2,